हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं 10वीं क्लास की जो हम पढ़ रहे थे प्रकाश अपवर्तन की क्लास। तो उसमें हम फिर से हाजिर हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेटा पिछले बार जो हमने वीडियो आपको सेंड की थी उस वीडियो में हमने प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। तो एक नियम तो इजी था कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नियम था मैंने कहा था कि उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, स्नेल का नियम। तो आज मैं एक बार फिर से उसको दोहराऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूं अभी कि जैसे ये एक इंटरफेस है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, अलग करता है। ऊपर पहला माध्यम, नीचे दूसरा माध्यम है और इस माध्यम में प्रकाश का वेग मान लो v1 है और इसमें v2 है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वो अपने पथ से मुड़ गया था, इसी को अपवर्तन कहते हैं। और ये आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। तो हमने ये बताया था कि साइन I और साइन R का अनुपात, या तो आप ये कह सकते हैं साइन I और साइन R का अनुपात ये स्थिर होता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होता है दिए गए दो माध्यमों के लिए। और ये अनुपात स्थिर होता है, किसके बराबर होता है? दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर। ये जो इनका साइन I और साइन R का अनुपात है वो दोनों माध्यमों में पहले में बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का जो वेग है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दो दिए गए माध्यमों के लिए पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश के वेग का अनुपात होगा वो स्थिर रहता है। और इस अनुपात को हमने एक नाम दिया था N2/N1, यानी कि N2 यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पर जो N2 था ये क्या था? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक है। ठीक है, और यहां पर जो N1 और N2 थे ये क्या थे? ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष और ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो ये दोनों माध्यमों के, जैसे ये था तो पहले माध्यम का निर्वात के सापेक्ष और दूसरे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है, और दोनों को डिवाइड कर दें तो दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है वायु के सापेक्ष। ये है क्या? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है वायु के सापेक्ष, उसका क्या मतलब है? उसी तरह से पानी का यानी कि जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी कि 1.33 है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है और कांच का इतना है, तो इसका क्या मतलब है? आप इसका मतलब समझिए। तो देखिए, वायु में प्रकाश का वेग, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग हम समान लेते हैं और वो होता है c, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम सिंपल c ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए v जो है ये है प्रकाश का वेग, किसमें? कांच में। ये कांच में प्रकाश का वेग है। तो ये स्नेल का दूसरा नियम ये कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक, जैसे मान लो ये वायु और नीचे है कांच और प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु में प्रकाश का वेग c और कांच में कितना है? हमने v लिया है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि इनके प्रकाश का वेग का अनुपात c/v
वो अपवर्तनांक होता है, वही तो अपवर्तनांक होता है। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये अनुपात क्या कहलाता है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये n कितना दे रखा है हमें? 1.5। तो C/V, इसका मतलब v बराबर, तो v इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे ये आ जाएगा C/1.5। तो हमें इसका मतलब क्या बता रखा है कि हमें कह रखा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है वायु के सापेक्ष। इसका मतलब कांच में प्रकाश का वेग वायु में जो प्रकाश का वेग है उसका 1/1.5 टाइम्स है। मतलब हमें ये बता रखा है कि भाई कांच का अपवर्तनांक कितना है वायु के सापेक्ष। इसका मतलब कांच में प्रकाश का वेग वायु में जो प्रकाश का वेग है उसका 1/1.5 है, 1/1.5। इसी तरह से जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका मतलब पानी में प्रकाश का वेग वायु में जो प्रकाश का वेग है उसका 1/1.33 टाइम्स है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक दे रखा हो ना, तो उस माध्यम में आप प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं यदि पहले माध्यम में दे रखा हो। समझ रहे हो? एक और उदाहरण ले लो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जस्ट वैसे मान लेते हैं कि कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लो कितना है, 2.3 है, ऐसे मान लेते हैं। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं कि जैसे मान लो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना है, मान लो 2.3 है, ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? पानी के सापेक्ष, तो पानी में प्रकाश का वेग अपॉन कांच में प्रकाश का वेग, उसका अनुपात 2.3 है। जिसके सापेक्ष बोल रहे हैं ना, कांच का पानी के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है उसमें प्रकाश का वेग ऊपर, और जिसका बोल रहे हैं उसमें प्रकाश का वेग नीचे, और वो अनुपात फिर उनका अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी कि कांच में G फॉर ग्लास कांच, W फॉर वाटर, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा? VW/2.3। अब आपसे पूछ ले कि फिर ये बताओ कि पानी का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो फिर पानी का ये तो है किसका? ग्लास का पानी के सापेक्ष। और आपसे पूछ ले कि पानी का गिलास के सापेक्ष, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि किसमें वेग? कांच में वेग अपॉन पानी में वेग, तो देखो उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि 1/2.3। जैसे मैंने बताया कि कांच का वायु के सापेक्ष 1.5 है, Ga का मतलब ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 है, तो फिर एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? उसका उल्टा कर देंगे। तो एक का एक के रेस्पेक्ट में दे रखा और दूसरे का निकालना हो उसके रेस्पेक्ट में, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब एक छोटी सी चीज और बताऊंगा हम कि कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, बहुत इजी चीज है, आपको आसानी से समझ में आएगी, और इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। यदि पॉसिबल हुआ तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको एक वीडियो बना के घर पे, तुम्हारे घर पे भेज दूंगा वीडियो बना के, कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा। ओके, आई होप मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको ये सेंड कर सकता हूं। देखिए, कांच की स्लैब, प्रकाश अपवर्तन किसके द्वारा? कांच की स्लैब के द्वारा। कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन। कांच की स्लैब आप लोगों ने कभी लैब में गए हो तो देखी होगी, रेक्टेंगुलर आयताकार स्लैब होती है, कि कहीं कहीं पे आपको वर्गाकार भी मिल जाएगी, आयताकार होती है, और
उसकी अपनी कुछ मोटाई भी होती है। हालांकि ज्योमेट्री बॉक्स एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा उसमें आपको बाकायदा उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। इस तरह की होती है, जैसे मोटाई होती है इतनी कुछ, ठीक है, लंबाई होती है इस तरह से, चौड़ाई होती है। तो हम इधर से प्रकाश की एंट्री कराएंगे और इधर से निकलेगा। तो यहां पर देखिए अपवर्तन दो तरह से होगा। एक बार यहां पर प्रकाश वायु से कांच में जाएगा, फिर कांच के अंदर ट्रेवल करेगा और फिर यहां पर वो कांच से वायु में आएगा। तो दो बार अपवर्तन होता है और दो बार अपवर्तन होने पर किस तरह का डायग्राम बनेगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कांच के स्लैब के द्वारा अपवर्तन, तो जहां पर हमें प्रकाश को आपतित करना है वहां पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। तो यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब है, ठीक है, और यहां पर ये प्रकाश हमने आपतित किया, इसे आपतित किरण कहेंगे। और ये आपतन कोण, इधर क्या है बेटा, वायु, ये क्या है, कांच, और इधर फिर से वायु। अब क्योंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, वायु विरल होता है कांच की अपेक्षा, और ये सघन है और फिर से विरल। और जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। प्रकाश की इच्छा क्या थी, प्रकाश की इच्छा थी सीधे जाने की, मैं तो ऐसे सीधे चला जाऊं, है ना, भाई प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। यदि एक कांच की स्लैब नहीं होती तो प्रकाश तो यूं सीधा चले जाना था, लेकिन स्लैब आगे यहां से वायु में चलते चलते एकदम कांच आ गया तो उसका वेग बदल गया और वो इधर मुड़ गया। वो क्यों मुड़ा, देखो आपको यहां से एक चीज और देख लो, जब वेग कम हो गया तो इंसान भी, यदि उसकी स्पीड कम हो जाए तो इंसान भी क्या करता है, दूरी कम करना चाहेगा ना। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और आप थक रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लो कहीं ऐसा रास्ता आ गया, कांटों भरा रास्ता है या रफ रोड है, तो आप क्या कहेंगे, शॉर्टकट ले लेते हैं, छोटा रास्ता हो जाएगा कि स्पीड कम, तो हम छोटा रास्ता ले ले। तो देखो कांच ने भी क्या किया, ये लंबा रास्ता था लेकिन यहाँ घुसते के साथ इसका क्या हो गया, वेग कम, तो इसने इधर मुड़ के अपना पाथ कम कर लिया, अपना रास्ता छोटा कर लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये क्या है, अपवर्तन कोण, और यहां पर विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन हो गया। अब यहां पर देखिए इस बिंदु के ऊपर, यहां भी हम अभिलंब खींचेंगे एक, ये अभिलंब खींचा हमने क्योंकि यहां पे फिर से अपवर्तन होगा। और ये कोण देखो, ये आर है तो ये भी आर होगा ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये अब प्रकाश वापिस सघन से विरल माध्यम में आएगा, एक बार फिर से अपवर्तन होगा। यहां तो वही था बिंदु ए पे, अब यहां बी पे भी होगा। अब क्योंकि ये प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आ रहे हैं तो क्या होगा, अभिलंब से परे, तो ये जाना तो यूं था लेकिन ये अभिलंब से परे उधर मुड़ गया ना। देखो ये मान लो निर्गत कोण ई है, ऐसे जाना था उधर मुड़ गया। और हम क्या देखेंगे कि ये जो निर्गत किरण है, ठीक है, इमर्जेंट रे है, इसे निर्गत किरण कह सकते हैं, निर्गत किरण, और ये थी आपतित किरण। तो हम पता है क्या देखेंगे, जो निर्गत किरण आएगी ना बाहर, वो आपतित किरण जिस दिशा में जा रही थी उसी के समानांतर आएगी। जिस दिशा में इसको जाना था ना उसी के समानांतर आई, मतलब मुड़ी कितनी, मुड़ी कुछ, अरे जिधर जाना था उसी के समानांतर जा रही है। जब यहां ऐसे आ रही थी और इसमें से निकलने के बाद उसी दिशा के समानांतर जा रही है तो कितनी मुड़ी, मुड़ी नहीं, क्योंकि यहां पर जितना इधर मुड़ी थी यहां पे उतना ही उधर मुड़ गई। तो गाड़ी को हमने जितना इधर मोड़ा उतना इधर मोड़ दिया तो क्या जाएगी, सीधी जाएगी। तो यहां पर जो निर्गत किरण होगी वो आपतित किरण के समानांतर जाएगी, ठीक है, यहां पर समानांतर जाएगी। यानी कि कांच की स्लैब में अपवर्तन होगा तो उसमें कितना मुड़ा होगा, कितने कोण से विचलित होगी, जीरो, किसी कोण से विचलित नहीं होगी। बस एक चीज होती है कि इसने
इतना रास्ता अपना शिफ्ट कर लिया, जाना था ऐसे और गई ऐसे, तो इतना रास्ता शिफ्ट कर लिया, इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन थोड़ा हटके जाएगी, लेकिन जाएगी आपतित किरण के समानांतर ही, यानी कि कांच की स्लैब में किसी तरह का कोई मुड़ाव नहीं होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, आई बराबर ई, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तभी समानांतर जा रही है। इसीलिए कांच की स्लैब से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं ना, तो उसमें कोई डिस्पर्जन, यानी कि जैसे प्रिज्म, प्रिज्म सुने, प्रिज्म इस तरह का होता है, हम पढ़ेंगे ये भी, कांच का प्रिज्म, जब इसमें से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो इसमें से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन कांच की स्लैब में से विभाजित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डेविएट होती है, मुड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई मुड़ाव नहीं होता। मैं सब समझाऊंगा आपको कि इसमें क्यों हुआ ऐसा। तो यहाँ पे कोई मुड़ाव नहीं है, कोई अपवर्तन ही नहीं हुआ, सिर्फ विस्थापन हुआ है साइड में, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चित्र आप बनाए और ये ध्यान रखेंगे आई और ई बराबर होते हैं। थैंक यू। आपको समझ में आया तो शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।